अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 7 चैप्टर नंबर 1। शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर वी आई इज द वेलोसिटी एट टाइम 0 एंड वी एफ इज द वेलोसिटी एट टाइम टी। तो देखो हमने असल में ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको वेरीफाई करना है डायमेंशनली। डायमेंशन को यूज़ करते हुए हमने वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन दुरुस्त है। सो वेरी सिंपल, हम लिख देते हैं ये जो इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जस्ट आपने ये जो हमारे पास वी एफ है, जो फाइनल वेलोसिटी है, उसकी डायमेंशन लिखनी है। और ये जो राइट साइड पे जो फैक्टर है वी आई प्लस ए टी, इनकी डायमेंशन लिखनी है। अगर हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं राइट हैंड साइड वाले फैक्टर्स की डायमेंशंस के बराबर आ जाती हैं, तब हम कह सकते हैं कि यार ये जो रिलेशन है ये वैलिड है, ये वेरीफाइड है। सो हम सबसे पहले वी एफ की डायमेंशन लिखते हैं। सो हमें पता है कि वी एफ जो है वो क्या चीज़ है, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी जो भी हो, ज़ाहिर है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो डायमेंशन लिखने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले उसका यूनिट लिख लिया करें। सो हमने वेलोसिटी का यूनिट लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट में क्या है, एक तो हमारे पास है मीटर है, और मीटर के लिए हम कैपिटल एल यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास है सेकेंड, और सेकेंड के लिए हम कैपिटल टी यूज़ किया करते हैं, और सारे पावर -1 भी है। सो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड आप यहाँ पे लिख दें, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी, तो इसकी जो डायमेंशन बनी है वो है एल, और साथ में टी की पावर -1। इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, तो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास फैक्टर जी, अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, तो राइट हैंड साइड में क्या है, तो बेसिकली राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो फैक्टर है वो है वी आई प्लस ए टी। अब हमने इस फैक्टर की डायमेंशन लिखनी है। दैट्स मीन अगर हम इसको यूँ लिख लें, इसकी डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। सो इसकी जो डायमेंशन होगी वो कैसे लिखी जाएगी, अब इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर है वो वी आई है। तो सर ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। सो आप क्या कर दें कि यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है, हाँ एक और बात याद रखना है कि अगर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं वो जमा हो रहे हैं, तो आप उनका अलग अलग डायमेंशन भी लिख सकते हैं, बल्कि लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास वी आई है वो है मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड के लिए हमने कहा कि मीटर के लिए हम डायमेंशन एल यूज़ करते हैं, और सेकेंड के लिए क्या यूज़ करते हैं, टाइम के लिए दैट मीन टी यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एल, और साथ में टी है, और उसकी पावर -1 आ जाएगी। एल टी और साथ में -1 आ जाएगा। इसी तरह आप देखें तो ये हमारे पास है एक्सलरेशन है, तो एक्सलरेशन बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहते हैं, तो एल टी की पावर -2 आएगा। सो अगर हम एक ही डायमेंशन की बात कर लेते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एल, और टी की पावर -2 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो टाइम है, यहाँ पे जो टाइम दिया जा रहा है टी इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर टाइम 0 है, तो जब हम इस फैक्टर को, या अगर आप डायमेंशन लिखना भी चाहें, तो अगर हम इस फैक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरे का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो बाकी बच जाएगा एल और टी की पावर -1। सो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड। सो डायमेंशन देखें तो यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड पे वी एफ था, वी एफ की डायमेंशन भी एल टी की पावर -1 है, और ये जो फैक्टर राइट हैंड साइड पे है वी आई प्लस ए टी, उसकी जो डायमेंशन आई है वो भी क्या है, एल और टी के पावर -1 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसका रिलेशन है कि फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलरेशन और टाइम का हासिल ज़रब, ये डायमेंशनली भी
करेक्ट। सो टुडे स्टूडेंट्स अभी हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 8 चैप्टर नंबर 1 स्पीड v of a sound wave through a medium may be assumed to depend on density of the medium। दैट्स मीन ये जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है या स्पीड ऑफ साउंड वेव है वो एक तो मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, दूसरा वो क्या कह रहा है इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और दूसरा जो हमारे पास ये डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ए पे, विच इज़ द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन। वो इसकी बात कर रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो होता है। डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन को यूज़ करते हुए हमने अखज़ करना है, डिड्यूस करना है फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो हमने असल में कैलकुलेट क्या करना है, फार्मूला कैलकुलेट करना है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। जो हमारे पास साउंड का जो फार्मूला है वो क्या होता है, कि जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होगा, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करना, डायमेंशंस को यूज़ करते हुए। सो अभी उसने कुछ डाटा दिया था, हम उसी की हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है कि जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है दूसरा एक तो डेंसिटी पे और दूसरा इलास्टिसिटी पे। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड वेव है वो बेसिकली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर एक हम कह देते हैं कि मेरे पास क्या चीज़ है, डेंसिटी, और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं रो से, और दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ई के साथ। और यहाँ पे हम फर्जी तौर पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो रो है उसकी पावर हमारे पास है ए, और यहाँ पे जो ई है उसकी पावर है बी, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि ये जो रो है उसकी पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में भी है तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, हमें नहीं पता। सो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, या सॉरी ये जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बेसिकली जो हमारे पास रो के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमारे पास जो है इलास्टिसिटी उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी तक हमने जस्ट फ़र्ज़ किया है, क्योंकि जब ये ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तब हमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि जो वी है वो ई और ए दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या किसी एक के डायरेक्टली या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके रखें तो अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी कलामत ख़त्म कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट। एक हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी कलामत ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे आ जाएगा रो की पावर ए है, और यहाँ पर हमारे पास है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी बेसिकली हमारे पास क्या है, उसकी पावर है बी। अब अगर हम रो मीन दैट्स मीन की डेंसिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो बेसिकली बराबर होती है डेंसिटी, और जिसको हमने रो से रिप्रेजेंट किया है वो होती है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। और हम ये भी जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली लेंथ, विड्थ एंड हाइट के बराबर होता है। सो अगर हम लेंथ को भी एल से रिप्रेजेंट कर दें, विड्थ को भी एल से रिप्रेजेंट कर दें, और हाइट को भी एल से रिप्रेजेंट कर दें तो हम लिख सकते हैं एल क्यूब। और अगर हम इस रो की, इस डेंसिटी की डायमेंशंस लिखें तो इस डायमेंशन में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाता है m ओवर l की पावर 3 है, तो m की जगह पे दैट्स मीन हमारे पास क्या है, मैस है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कैपिटल M, और नीचे हमारे पास क्या है, l की 3 है, तो यहाँ पे लगा देते हैं l की पावर 3, और अगर हम इसको एक ही डायमेंशन में लिखें तो m l की पावर -3 आ जाएगा। इसको संभाल के रख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या होता है, हम जानते हैं कि जो इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशो होती है उसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अब स्ट्रेस क्या होता है, ये होता है फोर्स ओवर एरिया, और अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो ये हमारे पास है डेल वी ओवर वी।
दैट्स मीन ये जो हमारे पास फोर्स ओवर एरिया है ये स्ट्रेस होता है, जबकि अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हमारे पास स्ट्रेन होता है। सो अगर हम यहाँ पे भी इनकी भी डायमेंशन की बात करें तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास फोर्स है उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कहाँ से आया ये भी आपको पता ही होगा कि फोर्स बराबर होता है MA के। और इसी तरह अगर हम ये नीचे बात कर लेते हैं एरिया की, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। और नीचे हमारे पास है डेल V ओवर V, दैट्स मीन ऊपर है चेंज इन वॉल्यूम और नीचे क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो देखो ये जो फैक्टर है ये फैक्टर दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो है। और हमें पता है कि जब कोई फैक्टर या हमारे पास दो एक जैसे जो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रेशियो होती हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं हुआ करती। सो अगर हम इसको एक ही फैक्टर में लिख दें तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि हमारे पास क्या है डायमेंशन लेस है, ये क्या चीज़ है डायमेंशन लेस। सो इसको हम इधर ही स्किप कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी डायमेंशंस लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास किलोग्राम के लिए हम क्या करते हैं कैपिटल M यूज़ कर लेते हैं। ये देखें ये M है और नीचे M स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा M की पावर 3, दैट्स मीन के मीटर के लिए हम लेंथ यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। सो ये L की पावर -1 और यहाँ पे हमारे पास S की पावर -2 है तो S के लिए हम T लगाते हैं तो T की पावर -2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी इलास्टिसिटी के लिए। सो अब हमारे पास जो अबव रिलेशन था ये जो हमने पहले लिखा है कि V इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो की पावर A और E की पावर B, चूँकि असल में हमें A और B ये जो पावर्स हैं इनकी वैल्यू चाहिए। सो हम ये जो हमारे पास डायमेंशंस आई हैं उनको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। आप देखें तो हम अगर इस V की भी डायमेंशन लिखें या आप ऐसे कर दें कि हमारे पास जो V की डायमेंशन है, जो हमें डायमेंशनली वेरीफाई करना है तो V की जो डायमेंशंस है उसको हम लिख लेते हैं कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू यहाँ पे हमारे पास है रो है और ज़रा अगर हम इस रो की डायमेंशन लिखें और साथ में पावर A लिख देते हैं और E है और E की डायमेंशन और साथ में हम क्या कर देते हैं जी पावर B लिख देते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा ये कांस्टेंट एज इट इज़ लिख देते हैं और साथ में हमारे पास जो रो है उसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा ML की पावर हमारे पास है -3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी पावर A है। और अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा E और E की जगह पे आया हुआ है ML-1 और T की पावर -2। एंड अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे भी क्या आता है मीटर पर सेकंड आता है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर के लिए और हमारे पास क्या हो जाएगा लेंथ L है और साथ में हमारे पास T की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। सो देखो तो हमारे पास हमने ये क्या किया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास V है या स्पीड ऑफ साउंड वेव कह दो उसकी डायमेंशन भी लिख दी है और राइट साइड पे जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रही थी उनको भी हमने डायमेंशनली लिख दिया है। अब हम इन डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करना है, देखना ये है कि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है और इस साइड पे कौन सी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस साइड पे हमारे पास एक क्वांटिटी लेंथ है L है और एक हमारे पास क्या टाइम है। और हम अगर सबसे पहले L को कंपेयर कर लें तो यहाँ पे जो L है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पे L की जो पावर है अगर हम कह दें तो हमारे पास 1 है। सो इधर हम लिख लेते हैं 1 और अगर हम यहाँ पे बात करें तो L की पावर क्या बनेगा, ये देखो ना ये M है, M इनटू L की पावर -3 और फिर पावर A है। तो ये जो A है ये इस M के पास भी जाएगा और ये A इस -3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो तो L की पावर क्या बन जाएगा -3A। और अगर हम यहाँ पे भी बात कर लें, सॉरी यहाँ पे हम B लगाना भूल गए, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो L है उसकी पावर क्या हो जाएगी -B, क्योंकि ये B इस M के पास भी आएगा, इस L के पास भी आएगा और इस T के पास भी आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो L की पावर -B भी है तो हमने L को कंपेयर कर लिया और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गए। इसी तरह अगर हम बात कर लें T की तो यहाँ पे T की पावर क्या है -1 है और अगर हम इस साइड पे बात करें तो यहाँ पे जो T की पावर बनती है वो क्या बन जाएगी
टी की पावर, यहाँ पे देखें इस फैक्टर में तो टी है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है टी की पावर -2b, तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 2b आ जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। और अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें तो b हमारे पास आया जी 1/2, तो b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब बात रह गई कि हमारे पास यहाँ पे l और t तो हो गया, लेकिन इस साइड पे देखें तो एक फैक्टर m भी है। और अगर हम m के लिए बात करें तो यहाँ पे हमारे पास m क्या चीज़ है, इस साइड पे जो m है वो 0 है, लेकिन इस साइड पे देखें तो यहाँ पे m की पावर a भी है और यहाँ पे m की पावर क्या है, b भी है। सो हम लिख देंगे a प्लस b, चूँकि असल में हम पावर्स को ही कंपेयर कर रहे हैं। सो a प्लस b, और a प्लस b इज इक्वल टू 0 आया। और अभी अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो हमारे पास b की वैल्यू है वो क्या है, 1/2 है। सो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो a हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2 जी। तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। सो आप इन वैल्यूज़ को उठाएं और ये हमने जो पहले रिलेशन लिखा है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो की पावर a और e की पावर b, इसमें पुट कर देते हैं। सो अगर हम इसको a का नाम दे दें तो हम इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन a। अगर हम इसको a इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलता है कि जो v है वो बेसिकली बराबर है जी कांस्टेंट, जो कि हमने पहले ही लिखा हुआ था, इनटू हमारे पास जो रो है। अब देखो ना, रो की पावर अब क्या लिखा जाएगी, रो की पावर है a और a की वैल्यू क्या है, -1/2, और आगे क्या है e, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पे पावर थी b और b की वैल्यू कितनी है, 1/2। और अगर हम इनको एक ही पावर में लिखना चाहें तो ये फैक्टर क्या लिखा जाएगा, कांस्टेंट इनटू, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है e की पावर 1/2। अगर हम ये पावर नीचे ले जाएं तो ये भी 1/2 ही बन जाएगी। सो ये हमारे पास रो की पावर 1/2, ये भी 1/2 रखता है और ये भी 1/2 रखता है। और अगर हम एक ही पावर में इसको लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू e ओवर रो, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट। और हमें पता है कि जो v, और हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो v है या बस हमारे पास स्पीड ऑफ द साउंड वेव है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, e ओवर रो के बराबर होता है और साथ में उसका अंडर रूट। और यही हमने फार्मूला कैलकुलेट करना था बाय यूजिंग द डायमेंशन। तो हमने डायमेंशन को यूज़ करते हुए वेरीफाई कर दिया कि जो स्पीड ऑफ द साउंड वेव होती है वो डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे और साथ में हमारे पास है डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे। लेकिन कैसे प्रूव किया है, डायमेंशनली। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर है 9। show that the famous Einstein equation is equal to mc square is dimensionally consistent। डायमेंशनली तौर पे भी हमने वेरीफाई करना है कि जो रिलेशन है एनर्जी और मास के दरमियान जो कि आइंस्टाइन की इक्वेशन है ये वैलिड है या नहीं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सो हमें डायमेंशन लिखनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड पे जो फैक्टर है उसकी भी और जो राइट हैंड साइड पे फैक्टर है उसकी भी। सो अगर हम पहले बात कर लेते हैं एनर्जी की डायमेंशन की, तो एनर्जी की जो डायमेंशन है वो क्या होती है। अब देखें, इसके लिए अगर हम एनर्जी को वर्क की सेंस में यूज़ करें तो हमें पता है कि जो वर्क होता है वो बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे देखें तो जो फोर्स है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स मीन जो न्यूटन है, और यहाँ पे जो डी है वो हमारे पास है मीटर। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी तो हमने पहले ही कहा था कि किलोग्राम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल M, और मीटर के लिए कैपिटल L और साथ में पावर 2, और सेकंड के लिए T और हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, -2। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट करो 1 है। और अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, और अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास है mc स्क्वायर।
अब अगर हम इनकी डायमेंशन की बात करें तो हमें पता है मैथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैथ के लिए हम किलोग्राम यूज़ किया करते हैं, जबकि जो हमारे पास है ये जो वेलोसिटी है, ये स्पीड है ऑफ लाइट है या वेलोसिटी कह दें, ये हमारे पास क्या चीज़ है, मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है और साथ में उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिख दिया जाएगा, तो हमें पता है किलोग्राम के लिए हम कैपिटल एम यूज़ करते हैं और यहाँ पे मीटर स्केल के लिए कैपिटल एल और साथ में पावर 2 है, और सेकेंड के लिए हम टी यूज़ करते हैं और यहाँ पे पावर -2। आप देखें तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो ई थी, एनर्जी है, उसकी जो डायमेंशन आई है वो, एंड जो राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास है फैक्टर एम सी स्क्वायर, उसकी जो डायमेंशन आई है वो, दैट्स मीन कि दोनों जो डायमेंशन है वो सेम है। सो इससे साबित हुआ कि डायमेंशनली भी ये जो रिलेशन है वो क्या है, 100% करेक्ट है। सो ये जो हमारे पास आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है, इसको हम डायमेंशनली भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास एनर्जी है वो बेसिकली प्रोडक्ट है मास और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर का। जी डेयर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 10, chapter number 1. Suppose we are told that acceleration of the particle moving in a circle of radius r with uniform speed v is proportional to the sum power of r, say r की power n, and sum power of v, say v की power m. Determine the power of r and v. ये जो हमने r की पावर n और v की पावर m लिखा है, उसको हमने कैलकुलेट करना है। रहेगा एक कोई जिस्म है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और वो जो सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ जिस्म है वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है, वो कह रहा है रेडियस के और साथ में जो हमारे पास है स्पीड है उसके, लेकिन सम पावर ऑफ रेडियस एंड सम पावर ऑफ स्पीड की बात कर रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव करती हुई जो बॉडी है उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो वेलोसिटी के और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, और साथ में उसने निकला सम पावर ऑफ वेलोसिटी एंड सम पावर ऑफ रेडियस। सो साथ ही उसने कह दिया कि जब हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ रेडियस की, तो हम फ़र्ज़ करो कर लेते हैं कि उसकी पावर कितनी है n, और फिर जब वो बात कर रहा था कि पावर ऑफ वेलोसिटी या स्पीड की, तो उसकी पावर हम क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं। ये n है और ये हमारे पास m है। हमने असल में मालूम क्या करनी है, ये जो r और v की पावर है उनको कैलकुलेट करना है। सो डायमेंशन को यूज़ करते हुए हम निकाल सकते हैं। सो उसने हमें जो दिया है डाटा वो क्या है, जो एक्सेलरेशन है जो कि एक बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, वो कहता है सम पावर ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास क्या है, कोई सर्कुलर पाथ था, हम कह देते हैं कि इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कितना है, r है, और ये जो बॉडी है वो इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, वे वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब सारे जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए जो बॉडी है उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे वो कह रहा है कि r की जो सम पावर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साथ में दे रहा है यही एक्सेलरेशन ये जो हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द बॉडी है उसके क्या है, उसकी पावर के भी या सम पावर ऑफ स्पीड के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यह प्रोपोर्शनल है, चूँकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सिर्फ बात हो रही है प्रोपोर्शनल की। सो जब हमारे पास ये n और m की वैल्यू आ जाएगी तो पता चलेगा कि यार ये r और v के एग्जैक्टली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम मज़ीद इसको सिंपल करके लिखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा जाएगा, कांस्टेंट, और यहाँ पे हमारे पास है r की पावर n है, और इधर हमारे पास है v की पावर m। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है, जो एक्सेलरेशन है,
इसकी जो डायमेंशन होगी, अगर हम यहाँ पे अलग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे ए है, तो ए की जो डायमेंशन बनेगी वो हमारे पास क्या होती है, चूँकि अगर हम यूनिट लिखें तो ए बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो बनेगी एल और साथ में टी की पावर -2। अब अगर आप राइट साइड पे आ जाएं तो राइट साइड पे हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड में हम दोनों फैक्टर एक साथ ही लिख लेते हैं, आर की पावर एन है और ज़ाहिर इसकी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, और साथ में हमारे पास क्या चीज़ है, वी की पावर एम है और इसकी भी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। अब आर जो है बेसिकली आर की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, लेंथ, दैट जो फासला है ये लेंथ है, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम एल लगा देते हैं और एल की पावर क्या आ जाएगा जी, एन। सो अगर हम ये डायमेंशन के बाहर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, एल की पावर एन आएगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, और हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, और इसको जो डायमेंशन लिखी जाएगी वो हो जाएगी एल, और साथ में हमारे पास क्या चीज़ है, टी की पावर -1, और ज़ाहिर है यहाँ पे भी हमारे पास पावर है, और पावर कितनी है, एम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एल है, और यहाँ पे एल की पावर एन है, और यहाँ पे एल की पावर एम भी होगा। सो यहाँ पे हम एक साथ लिख लेते हैं एल की पावर एम प्लस एन, और यहाँ पे हमारे पास है टी है, और टी की पावर हमारे पास क्या चीज़ है, -1, और ये हमारे पास एम है। तो अगर हम ये इधर लिख लें, फर्ज करो टी की पावर -m, तो कोई इतराज़ नहीं होगा। हाँ, अगर हम ये पावर बाहर भी लिखें तो लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास हमने ये डायमेंशन लिख दी, और इधर देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ये थी, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एल है और टी की पावर -2 है, और अगर हम इधर आ जाएं तो ये हमारे पास है एल है, और इधर एम की पावर एम प्लस एन है, और यहाँ पे टी की पावर -m है। सो यहाँ पे अगर हम पावर्स को कंपेयर करें तो पावर को कंपेयर करने से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो एल है, यहाँ उसकी जो पावर है वो 1 है, और इस साइड पे एल की पावर देखें तो हमारे पास क्या है, एम प्लस एन है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ग्रुप 1 आ गई। और अगर हम यहाँ से किसी एक फैक्टर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि जो m फर्स्ट को निकाले थे तो m बराबर हो जाएगा जी 1 - n के। चलो जी, हम इसको फाइनल इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। एंड अगर हम बात करें टाइम की तो यहाँ पे हमारे पास है -2 है, और इस साइड पे देखें तो हमारे पास क्या है, माइनस का m है। तो यहाँ से पता चला कि जो m की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ रही है जी, ये हमारे पास जो m की वैल्यू है हमारे पास है 2। अब देखें अगर m की वैल्यू 2 है, यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, अगर m की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे अगर हम लगा दें m की वैल्यू तो हम n की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारे पास m की वैल्यू 2 आई है और 1 - n है। अब ये जो हमारे पास n है, अगर ये नेगेटिव है इसको हम उठा के इधर लेके आते हैं और इस 2 को इधर भेज दें तो n पॉजिटिव हो जाएगा और 1 - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है, -1। सो हमने यहाँ पे जो हमारे पास पावर्स हैं m और n वो कैलकुलेट कर लिए कि m यहाँ पे हमारे पास है 2 है, जबकि n हमारे पास क्या है, -1 है। सो इसका मतलब ये हुआ अगर हम यही चीज़ इधर लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर जो a है वो बेसिकली लिखा जाएगा r की पावर। अब यहाँ पे हमने n लिखा तो n का मतलब क्या है, -1 है, और साथ में m है तो v की पावर, चूँकि हमने m लिखा और m की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास a होता है वो बेसिकली बराबर होता है v²/r। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में कि जब कोई जिसम सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है v²/r के। दैट्स मीन कि जो एक्सेलरेशन है वो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्ट या स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उस सर्कल के रेडियस के क्या है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, याद रखिएगा।